नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दिया गया है। अब ये खबर तो आपने कल ही सुन लिया होगा। अब यहाँ से कुछ बातें निकल कर के सामने हमारे लिए आती है कि यहाँ पर एक मुद्दा होता है कि ये अंतरिम जमानत है, तो फिर ये रेगुलर जमानत इनको क्यों नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो है प्रोसेस आगे बढ़ा है। और सबसे अहम बात वह यह है कि जो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष देते हुए कह रही थी कि किसी भी कैदी का यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट नहीं हो जाता है कि कोई खास काम हो, प्रचार करना हो तो उन्हें आप जो है बेल दे दीजिए। यह एक ट्रेंड सेट हो सकता है। बाकी जो लीडर हैं जो कि जिन्हें अरेस्ट किया गया है किसी भी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या किसी भी मामले में, वह भी आगे चल के इस तरह की मांग कर सकते हैं। और ईडी का यह शंका जो है वह सच भी साबित हुआ, चूंकि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी ईडी के द्वारा ही अरेस्ट किया गया है। उनके वकील इसी केस को बेस मानते हुए अब अदालत जाने की बात कह रहे हैं उनके बेल के लिए। ठीक है, यानी कि वे भी चुनाव में प्रचार कर सके, इसको लेकर के ये बातें कही जा रही है। तो ये मसला जो है आगे चल करके भारतीय राजनीति के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी राजनेता को यदि किसी भी मामले में अरेस्ट किया जाता है और फिर बेल लेने की बात की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है अपने आप में नजीर बन जाएगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है ना, वह अपने आप में ही एक कानून हो जाता है बाकी मसलों के लिए, बाकी अदालतों के लिए। तो इन सब चीजों पर हम जरा विस्तार से देखेंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत राजनीति के लिए मिसाल है। ये जो आप टर्म देख रहे हैं ना, इंटरिम बेल, तो इसको हम जरा डिफाइन करेंगे कि रेगुलर बेल क्या होता है और इंटरिम बेल क्या होता है। इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर में भी लगभग आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में एक नया ट्रेंड ये सेट हो सकता है। अब पूरा मामला क्या है, जरा सा संक्षिप्त में हम इसे समझ लेते हैं। 21 मार्च को 10वां समन दिया गया था, 21 मार्च 2024। आप जानते हैं कि दिल्ली लिक्विड पॉलिसी जो है, शराब नीति, नई शराब नीति दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था। और उसमें यह आरोप लगाया गया था ईडी के द्वारा, इन पर यह आरोप था कि इन्होंने लाइसेंस लेने की फी जो है उसमें अत्यधिक वृद्धि कर दिया। और वृद्धि जो किया गया है वह कुछ बातों को ध्यान में रख करके किया गया है। शराब के कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम जो है साजिशतन किया गया है। और उसमें साउथ लॉबी का नाम आया, यानी कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश किया गया है और खुदरा व्यापारियों को इससे नुकसान होगा। इसके एवज में यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो उन व्यापारियों के द्वारा जिन्हें फायदा मिलेगा। और यह भी कहा गया कि इसमें से कुछ रुपया है जो तकरीबन 40 करोड़ के आसपास गोवा चुनाव में लगा भी था। ये आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव के जो कैंडिडेट थे विधानसभा के, उन्होंने खुद भी ये बात कहा था। तो इसको लेकर के यहाँ से मसला शुरू होता है। आम आदमी पार्टी के कई लीडर जो देखेंगे इस बात को लेकर के अरेस्ट किए गए थे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हैं, ये सब कई लीडर इनके अरेस्ट किए गए थे समय के साथ। संजय सिंह को बेल दे दिया गया। संजय सिंह को जो बेल दिया गया वह रेगुलर बेल है, ठीक है, और इनको जो है इंटरिम बेल है। तो इसमें हम देख लेंगे कि क्या अंतर होता है। तो ये सब चीजें हुआ और इनको कई समन दिया गया ईडी के द्वारा, लेकिन ये समन पर हाजिर नहीं हो रहे थे, पूछताछ के लिए नहीं जा रहे थे। तो 10वां समन जो है ईडी के द्वारा उन्हें 21 मार्च 2024 को दिया गया और ईडी इनके घर पहुंच जाती है। शाम का वक्त होता है 21 मार्च को, पूछताछ करती है अरविंद केजरीवाल से और फिर उसी समय जो है पूछताछ के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ईडी के द्वारा ये अरेस्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ दिन तक ये ईडी अपने कारागार में इसे रखती है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 2024 से ये तिहाड़ जेल में रह रहे हैं, दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है, और इन्हें न्यायिक हिरासत में फिर भेज दिया गया। तो ये मसला था जो संक्षिप्त कहानी अभी तक का था। अब ये बेल लेने के लिए लगातार जो है विभिन्न अदालतों में गए, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में फिर गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमें बेल चाहिए। इन्होंने अपने बेल के पक्ष में कुछ तर्क दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, 5 साल में एक ही बार चुनाव आता है और इस चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से साजिश के तहत मुझे अरेस्ट किया गया है। नहीं तो 6 महीना पहले भी तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुझे इसलिए अरेस्ट किया गया है कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार प्रसार ना कर सकूं और उसका जो है नुकसान होगा हमारी पार्टी को, या हम जिस गठबंधन के साथ हैं उन्हें नुकसान होगा। इसीलिए लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके, मैं विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हूं, नेता हूं, तो मुझे चुनाव प्रचार करने दिया चाहिए। और इन्होंने कहा कि देखिए, हम तो कोई ऐसा नहीं है कि संगीन आरोपी हैं, लगातार आरोप की प्रवृत्ति रहा है, आरोप अभी हम पर सिद्ध भी नहीं हुआ, चार्जशीट भी दायर नहीं हुआ है,
तो आप हमें जमानत दीजिए और जब भी जरूरत होगा अदालत को हम आ जाएंगे। तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी थी ईडी को कि हम जमानत दे सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले जमानत की बात आई थी, लेकिन उस दिन जो है जज फैसले की सुनवाई नहीं की और बेंच से उठ गए थे। फिर कल शाम तक ये फैसला आ गया कि ठीक है, इन्हें जमानत दिया जा रहा है, लेकिन जमानत का जो रूप होगा वह अंतरिम जमानत का होगा। ठीक है, यानी कि कुछ दिन के लिए इन्हें जमानत दिया गया है और जमानत जो है इनको दिया गया है वह 1 जून तक दिया गया है। अब 1 जून की तारीख क्यों मुकर्रर की गई इसे भी समझ लीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, 2 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, यही इस केस की सुनवाई कर रहे थे। 1 जून तक इसलिए दिया गया क्योंकि आप जानते हैं इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव आयोग के अनुसार यह चुनाव 7 चरण में होगा और 7वां चरण का जो चुनाव है वह 1 जून को होने वाला है। यानी कि आखिरी चरण जो है वह 1 जून को होगा और इसका रिजल्ट कब आना है? 4 जून को। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, यानी कि आखिरी चरण तक ये चुनाव प्रचार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल 1 जून तक, और जैसे ही 2 जून होगा, 2 जून को इन्हें फिर से समर्पण कर देना है, ये फिर से तिहाड़ जेल चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि खास पर्पज से इन्हें इतने वक्त के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए दिया गया। कुछ शर्तें भी तय की गई है, उसको लेकर के हम चर्चा कर लेंगे। यहां पर जो अभिषेक मनु सिंघ भी हैं, जो कि इनके वकील रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने काफी तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट से काफी गुजारिश की कि 4 जून तक ये तारीख जो है बढ़ा दीजिए, क्योंकि 4 जून को क्या होने वाला है? परिणाम आने वाला है, इलेक्शन का काउंटिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको चुनाव प्रचार के लिए चाहिए था, तो फिर जो है हम 1 जून तक का ही समय देंगे। तो ये चीज तो होगी। हालांकि एक बात समझ लीजिए, अगले ही सप्ताह जो है रेगुलर बेल के लिए सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है अगले सप्ताह जो सुनवाई हो, संभव है सुप्रीम कोर्ट इन्हें रेगुलर बेल भी दे दे, क्योंकि ईडी का पक्ष जो है, यहां जो अंतरिम जमानत इन्हें मिल गया, तो ईडी का पक्ष यहां से कमजोर हो गया। ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लीडर जो हैं संजय सिंह, उनको भी जमानत मिल चुका था, तभी ये बात माना जा रहा था कि अब यहां पर केजरीवाल वाला जो केस है वह कमजोर हो जाएगा, केजरीवाल का पक्ष मजबूत होगा और ईडी का पक्ष कमजोर हो जाएगा। यह हो गया। अब यह देखा जा रहा है अंतरिम जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया, तो यहां पर यह भी समझा जा रहा है कि ईडी अब कमजोर हो जाएगी, मतलब उनका पक्ष, और हो सकता है अगला सप्ताह जो है वहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अधिक खुशियां लेकर के आए। संभव है कि उन्हें रेगुलर बेल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, अभी तक ये मामला आप देख रहे हैं कि चल रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिख रहा है, कल जब ये मतलब अदालत ने फैसला दे दिया, इनको जमानत दे दिया, उसके बाद तकरीबन 1 घंटा के बाद जो है मामला तिहाड़ जेल में पहुंच जाता है, कोर्ट में कुछ कागजी कार्रवाई होता है, उसके बाद जो है इन्हें रात में ही, कल शाम में ही छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये अपने समर्थकों के बीच देख रहे हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं और काफ़ी भव्य स्वागत इनका, रैली वगैरह किया जाता है। ईडी ने बहुत विरोध किया कि ऐसा आप ना करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या है, आप इन्हें चुनाव प्रचार करने दीजिए, और इन्होंने कहा कि सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए, ईडी ने बेल के विरोध में क्या क्या तर्क दिए हैं यह जानना बेहद जरूरी है। ईडी का तर्क समझिए और फिर सुप्रीम कोर्ट का तर्क समझिए, ये दोनों ही चीज जानना जरूरी होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये आने वाले केसेस के लिए यह एक एग्जाम्पल होने वाला है अदालतों में, इसीलिए समझिए। ईडी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। हमारे संविधान का भाग 3 जो फंडामेंटल राइट देता है, जिसके 6 प्रकार हैं और 12 से 35 तक, ये सब आपने पढ़ा है। तो इसमें यह कहा गया ईडी के द्वारा कि यह जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, नागरिकों को या निवासियों को कुछ अधिकार, यह जो है यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जो कैदी यदि जेल में मौजूद हैं, तो उनके लिए यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो यहां पर यही बात कहा गया कि ना तो यह संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। तो इसीलिए यहां पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल चुनाव प्रचार करने के लिए इन्हें अंतरिम जमानत दिया जाए, हम इसका विरोध करते हैं, आप ऐसा ना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में यह ईडी का कहना था। हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि देखिए, ईडी के द्वारा, ईडी के जो वकील हैं उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि अभी तक हमें तो जानकारी नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, ये तो विधानसभा से है ना,
मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने कहा कि ये तो लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उस स्थिति में तो और भी जरूरी नहीं मालूम पड़ता है। एक तर्क दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, यह भी एक तर्क दिया गया। पिछले 3 सालों में 123 इलेक्शन हुए हैं। अगर किसी नेता को चुनावी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते ही रहते हैं। यह भी ईडी का तर्क था। अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा। समानता बाकी कैदियों के लिए सोचिए। इन्होंने कहा कि जो पिछले साल में इन्होंने आंकड़ा भी बताया कि देखिए 123 इलेक्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, पिछले 3 साल का आंकड़ा इन्होंने बता दिया। तो कहा उनके साथ जब नहीं हुआ इनको देते हैं आप, तो ये समानता के अधिकार और कानून के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ये सारा तर्क जो है ईडी यहां पर देते रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ बातें कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि ये मामला तो 1 साल से चल रहा है, आप इन्हें 6 महीना पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, तो फिर आपने ठीक इलेक्शन से पहले क्यों अरेस्ट किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो केंद्रीय एजेंसी ईडी है, इसके मंशा पर प्रश्न उठाते हुए नजर आई। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए मुझे लगता है कि इन्हें प्रचार करने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया, और लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, शर्तें लागू। तो क्या शर्तें लागू है ये समझ लीजिए। पहली बात तो यह कह दिया गया कि ठीक है आपको अंतरिम जमानत दिया जा रहा है, लेकिन जो है उसकी अवधि तय कर दी गई कि 1 जून तक ही है, 2 जून को वापस आपको समर्पण करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको ये जमानत जो दिया जा रहा है वह इलेक्शन में प्रचार करने के लिए दिया जा रहा है। आप धूमधाम से 1 जून तक प्रचार कीजिए, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है, चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। आप अपने ऑफिस मत जाइएगा, वहां जाकर के जो कार्यालय का काम है, एक मुख्यमंत्री का काम है, वह नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपको प्रचार करना है। यह बातें यहां पर कहा गया। देखिए अब इसका तो लाभ मिलेगा आम आदमी पार्टी को, ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा। चूंकि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है वह 25 मई को है, और पंजाब में भी इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब में जो चुनाव होने वाला है वह 1 जून को है, अंतिम चरण 7वें चरण में होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे इंडिया गठबंधन जो कि अलायंस है इनका, विपक्षी दलों का, तो तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 से 40 सीट तक, लोकसभा की सीट तक अरविंद केजरीवाल का प्रभाव है, और इतने सीटों को ये प्रभावित कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार के साथ। तो ये सारी बातें यहां पर कही गई है। इनको क्या शर्तें दी गई, वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, आगे सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, और फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। यानी कि वही बात कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। वह शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ शर्तें इन पर लगाई गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। देखिए ये सब चीजें जो है ना, एक तरह से आप रिकॉर्ड में जब ये चीजें जाती है तो कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो केजरीवाल के संबंध में इन्हें यही लाभ मिला कि देखिए इनका कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का, तो आप इन्हें जो है जाने दीजिए, हम इन्हें जमानत दे देते हैं, फिर ये वापस आ जाएंगे। यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है और ये दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट यहां फिर यह भी कहते हुए नजर आ रही है चुनाव जो है एक ही बार होगा और 5 साल में आएगा, तो फिर लोकतंत्र की नींव जो है यदि वो मजबूत होना ही है तो इन्हें पार्टिसिपेट कर लेने दीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ईडी से कहा। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें एक बात समझना है जो यूपीएससी के नजरिए से भी समझना हमारे लिए लाजमी हो जाएगा, और वह कि रेगुलर बेल क्या होता है और इंटरिम बेल क्या होता है। क्योंकि इन्हें आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि रेगुलर बेल नहीं दिया गया है। अब एक बात समझिए, सबसे पहले बेल के यहां पर प्रकार बताए गए, हम इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सीआरपीसी को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले देखिए सीआरपीसी को लेकर के जब बात करेंगे तो यहां पर सेक्शन 436 से 439 तक, ठीक है, इसमें जो है बेल का प्रोविजन बताया गया है कि किस किस प्रकार से बेल दिया जाएगा, क्या क्या प्रोविजन है, ये सब चीजें बताया गया है, आपके लिए जरूरी हो जाएगा जानना। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया। अब एक प्रश्न उठता है कि बेल की डिफिनेशन क्या है। आप जानना चाहेंगे कि बेल की आखिर परिभाषा क्या है, क्या स्थिति होगा तो हम बोलेंगे बेल है।
तो जाहिर सी बात है यहां पर इसी में डिफिनेशन होना चाहिए था सीआरपीसी में, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इसकी कोई भी परिभाषा स्पष्ट रूप से सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। फिर एक व्यवहार रूप में देखते हैं कि बेल की परिभाषा क्या हो सकता है। कि बेल की परिभाषा यह हो सकता है, सीधे शब्दों में कहें, साधारण आसान शब्दों में कहें तो जेल से फ्री हो जाना। ठीक है, अब जेल से कोई व्यक्ति है जिस पर आरोप है या दोषी है तो उसे जेल के अंदर रखा गया है, कारावास में रखा गया है, लेकिन उसे जेल से फ्री न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसे बेल दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है, जैसे केजरीवाल के साथ भी किया गया है कि ये बताएंगे या इस बात की गारंटी देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जब तक ये केस का ट्रायल चल रहा है, जब भी अदालत को हमारी जरूरी होगी, तारीख आएगा, हम सुनवाई के लिए पहुंच जाएंगे, हाजिरी लगाने आ जाएंगे। ये बात कैदी को कहना होता है। तो ये तो है रेगुलर जेल की स्थिति में हो गया, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब इंतरिम बेल होता है तो इसमें कुछ बातें कही जाती है और इसमें कहा है कि ये खास पर्पस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी समझ लीजिए इलेक्शन के लिए दिया गया, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत की तो कोई बात ही नहीं आती, चर्चा ही नहीं आता, जरूरत ही नहीं पड़ता। तो किसी खास मकसद के लिए दिया गया, कुछ समय के लिए दिया गया, जैसे इनको 1 जून के लिए तक ही दिया गया। दूसरी बात, वापस जेल जाना पड़ेगा। जमानत वाले मसले में ये नहीं है, रेगुलर जमानत वाले में, और अंतरिम जमानत में है कि आपको वापस जेल जाना पड़ेगा, जैसे इनको 2 जून को वापस जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें रखी गई। इसके अलावा आप देखते हैं यहां पर मेडिकल बेल भी होता है। मेडिकल बेल का आधार बस यही है कि स्वास्थ्य के आधार पर इसी केस में एक व्यक्ति को मेडिकल बेल भी दिया गया है। ठीक है, तो नायडू करके नाम है, आपने उनका नाम पर जाना होगा, तो मेडिकल बेल उनको दिया गया था। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, देखिए इसके तहत क्या होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और इसमें एक टर्म दे दिया जाता है समय सीमा कि 60 और 90 दिन के अंतराल तक उनके पास ये है कि कोई चार्जशीट दायर नहीं किया गया है, शिकायत नहीं दर्ज हुई पुलिस के द्वारा, तो फिर न्यायालय यहां पर यह विचार सकती है। और यहां पर इसकी चर्चा तो हमने फिर ये कर ही दिया। ठीक है, तो ये बेल के प्रकार हो गए जो आपके लिए जानना जरूरी था। अब एक मसला कि जैसा मैंने कहा, जैसा कि ईडी ने भी कहा कि आने वाले समय में यह भारतीय राजनीति के दशा और दिशा को परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो कि सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा ये जो है अरेस्ट किए गए हैं। तो क्या अब ये सब बेल के लिए जाएंगे? जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं। तो ये सब जो है अब जमानत के लिए पहुंचेंगे कि हमें भी जमानत दे दिया जाना चाहिए इस केस को आधार मानते हुए। तो किस हिसाब से ये सब चीजें बदलेगी, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत हुई है, यह जो चुनाव प्रचार करने के लिए उनको मोहलत दिया गया है, इससे क्या लोकसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन होने वाला है? ये सब बातें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए एक प्रश्न है और देखते हैं कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपके लिए एक चैलेंज भी है क्योंकि पूरा लेक्चर आपने अच्छे से सुन लिया है, तो जवाब जो है इसी लेक्चर में छुपा हुआ है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जमानत दी गई? हम ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दिया गया है, लेकिन मैं बार बार कह रहा था, मैंने जमानत के प्रकार भी आपको बता दिए कि किस तरह का। तो यहां पर था अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत, डिफॉल्ट जमानत और मेडिकल जमानत। ठीक है, तो यहां पर 4 प्रकार बताए गए हैं। आपको यह बताना है कि इस 4 में से कौन सा विकल्प जो है वह सही होने वाला है। जो भी विकल्प आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। कोई सही नहीं है कोई विकल्प तो क्यों नहीं है, यह भी कारण के साथ लिखिए। और आप ये जरूर बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।